Hi everyone, welcome back to our online study group. जैसा कि अब सभी को पता है, we have started मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की हम पहले भी कर चुके हैं. पहला जो चैप्टर हमारा वो है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन की क्लास का है एक पार्ट डेफिनेशन अब देख चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल है, और मैक्रो की बात करें तो स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल है. अगर किसी एक की प्रॉब्लम्स और इश्यूज को लेकर बात की जाए, डिमांड और सप्लाई की बात की जाए फॉर एन इंडिविजुअल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर पूरी इकोनॉमी की स्टडी की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. 3 टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में. डेफिनेशन है जो हम देख चुके हैं. मैक्रो मैक्रोस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट रिसेंट लास्ट वीडियो में. आज जो देखेंगे इसका सेकंड टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर्मेट तैयार है, ध्यान रखिएगा. आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, यू नीड टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट. बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेट्स स्टार्ट विद पहला मैंने लिखा है स्टडी. तो ऑब्वियसली अभी भी मैं मोमेंट बिफोर ही मैं बता चुका कि अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो ये किससे रिलेटेड है, यानी कि इश्यूज, प्रॉब्लम्स, रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल. अगर बात की जाए इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर आपके टैक्स थोड़े से छोटे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू वर्क अपॉन इट. कोशिश कर रहे हैं. आई होप अब आपको ये टेक्सचर क्लियर दिख रहे होंगे. अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें अपन, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी रहेगी सेम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस. प्रॉब्लम कह दीजिए आप, इश्यूज कह दीजिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस. related to an economy as a whole. यानी कि पहला जो हमारा स्टडी बेसिस रहेगा क्या रहेगा कि इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल है. चॉइसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी चॉइसेस से रिलेटेड हो सकती है. ठीक है, लेकिन ये जो रहेगा वो क्राइटेरिया रहेगा इंडिविजुअल का. बने रहिएगा इसी क्लास में, क्योंकि आज की जो क्लास है हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो, बट आज ये चैप्टर सेकंड पार्ट में अपन कंप्लीट करके रहेंगे. सेकंड पार्ट देखें या सेकंड डिफरेंस देखें तो अपन कह सकते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी आपसे, अगर आपको टेक्सचर फिर भी थोड़े छोटे लग रहे हो या फिर समझ नहीं आ रहे हो, तो प्लीज़ आप वीडियो की क्वालिटी अपग्रेड कर लीजिएगा, थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए. अगर बात करें अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स काम में आते हैं, तो ऑब्वियसली देखिएगा, सीधी सी बात है, ये जो बात करता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है या रिलेट करता है किससे, या इट रिलेट्स with consumers demand and producers supply. मार्कर भी मैंने थोड़ा थिक यूज करने का कोशिश की है. आई होप अब इजीली आपको समझ में आ पाएगा. और अगर देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ देखें तो ये रिलेट करता है किससे, कंज्यूमर की डिमांड से या प्रोड्यूसर की सप्लाई से, सिंगल इंडिविजुअल की अगर बात करें. मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट रिलेट्स with aggregate
डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। देखिएगा, हर एक पर्सन की अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस होती है। अगर मैं मेरी बात करूं कि भाई मुझे कौन सा बिस्किट पसंद है, तो बचपन से मेरा फेवरेट तो पार्ले जी रहा है। अगर पूरे देश की बात की जाए, पूरी इकोनॉमी की बात की जाए, तो लोग कहेंगे सर हमें ब्रिटानिया पसंद है, या हमें 2020 पसंद है, या कोई और हाइड एंड सीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई मीन टू से मेरा एग्जांपल सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रिलेट करता है वो सिंगल कंज्यूमर या इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई पे डिपेंड करता है। किसी एक प्रोड्यूसर की सप्लाई या प्रोडक्शन या आउटपुट पे डिपेंड करता है। अगर मैक्रो की बात करें तो इट रिलेट्स विद द एग्रीगेट डिमांड, यानी कि ऑल ओवर इकोनॉमी में ज्यादातर लोग एवरेज क्या पसंद कर रहे हैं और पूरी इकोनॉमी किस पे प्रेफर कर रही है, किस बिस्किट को ज्यादा प्रेफरेंस या चॉइसेस मिल रही है, वो रहता है हमारा किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बिस्किट तो सिर्फ एक एग्जांपल है। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि यहां जो बात रहेगी वो कंप्लीटली इकोनॉमी लेवल पे रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक एजेंट। मैं सीधा चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं। अब बात आती है इकोनॉमिक एजेंट को लेकर के कि एजेंट यहां पे मैंने क्यों लिखा है कि यहां पे डिसीजंस जो हैं, इकोनॉमिक एजेंट यानी कि डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं, कौन है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि यहां पर बात करें तो अपन कह सकते हैं डिसीजंस आर टेकन बाय an individual agent। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, सिंगल पर्सन के द्वारा, सिंगल कंज्यूमर के द्वारा, या फिर किसी भी इंडिविजुअल एजेंट के द्वारा उसके जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। अब अगर बात आ रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक लेवल की, तो ऑब्वियसली इसके डिसीजन कौन लेगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन। अब आप ये देखें कि अगर मार्केट में अपन करेंसी फ्लो की बात करते हैं, मनी फ्लो की, सॉरी फॉर दैट, मनी फ्लो की बात करते हैं, तो भाई हमारे घर में पैसे से रिलेटेड होने वाले जितने भी फैसले कौन लेते हैं, हमारे घर का सबसे बड़ा इंसान, जैसे दादाजी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, ताया हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बड़े पापा हो सकते हैं, जिनको भी आप कहते हैं ताऊजी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली घर का जो बड़ा शख्स होगा वो फैसले लेगा। लेकिन जब बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की आ रही हो तो यहां पर बड़े फैसले कौन लेगा, यहां पे फैसले कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, या इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आरबीआई लेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस की बात करें तो सेबी लेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ट्राई लेगा। ट्राई का एक मैसेज आता होगा आपके पास कि भाई जब भी आप टैक्स मैसेज की लिमिट्स को यूज कर लेते हैं या इंटरनेट का आपका मैक्सिमम डेली अपडेट जो भी आप यूज कर रहे हैं उस लिमिट को पार कर जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है। जैसे ट्राई की बात करें तो डेली के 100 टैक्स मैसेज की परमिशन है। जैसे ही आप 50 टैक्स मैसेज को पास आउट कर जाते हैं या उस लिमिट को पार कर जाते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है कि भाई अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन डिसाइडेड बाय ट्राई यू हैव रीच्ड अप टू द 50% लिमिट ऑफ योर टैक्स मैसेजेस। तो वो ट्राई रहता है, कम्युनिकेशन रह जाता, सॉरी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। यानी यहां की बात करें डिसीजंस आर टेकन बाय institutions, sorry, अगर बात करें इंस्टीट्यूशंस की, फॉर एग्जांपल अपन आरबीआई लिख सकते हैं, अपन सेबी लिख सकते हैं, ट्राई लिख सकते हैं, है ना। ये जो है वो इंस्टीट्यूशन जो ओवरऑल फैसले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े तो सेंट्रल इश्यूज की बात करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एक सजेशन और भी देना चाहूंगा आप सभी को कि हो सकता है व्हाइट बोर्ड पे काम करते टाइम या वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम
कोई भी मार्किंग मिस्टेक हो सकती है या फिर हैंडराइटिंग मिस्टेक हो सकती है या स्पेलिंग एरर आ सकता है, तो प्लीज़ अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को और आप खुद भी उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप बेहतर देख पाएंगे इन चीज़ों को। हम तो ऑब्वियसली लिखते चले जाते हैं तो फ्लो में पता ही नहीं चल पाता। इफ इन केस ऐसी कोई मिस्टेक आती है तो ऑब्वियसली प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप उसको रेक्टिफाई करें। सेंट्रल इशू की बात करें तो देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो सेंट्रल इश्यूज की प्रॉब्लम आती है उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि अगर मैं आज बात करूं कि भाई मेरे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो ऑब्वियसली मैं एक एस्टिमेट बिठाऊंगा कि भाई हाँ मेरे घर में इस फंक्शन में कितना खर्चा होने वाला है। तो क्या वो खर्चा मैं पूरी दुनिया को लेकर के बैठा रहा हूं? क्या मैं वो एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन सारे टाउन को देखकर कर रहा हूं या पूरे इंडिया को देखकर कर रहा हूं? नहीं जनाब, वो एक्सपेंडिचर मैं सिर्फ मेरी इंडिविजुअली जितना भी एक्सपेंडिचर होगा जिस फंक्शन को लेकर के मैं एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कर रहा हूं, वो इसमें रहता है कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, कहाँ कहाँ मेरे को कितना खर्चा करना है, वो सारे क्या रहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहेंगे। मैक्रो की बात करें तो लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्वियसली इकोनॉमिक लेवल पे रहेगा कि जो खर्चे होते हैं वो किस लेवल पे किए जाएं या ओवरऑल आउटपुट क्या रहेगा हमारा, उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या रहेगा, उस चीजों से उन चीजों से हम कहां तक आउटपुट को सस्टेन कर पाएंगे, कितना आउटपुट सस्टेन कर पाएंगे, कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, लेकिन वो रहेगी पूरी इकोनॉमी के लेवल के बारे में। अगर जैसे देखिएगा मेरी बात करें तो दैट इज इंडिविजुअल, अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक बंदे की बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे नेशन की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारी इनकम पर्सनल इनकम की बात करें दैट इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे देश की इनकम की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेरे एक्सपेंडिचर की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, आई होप ये चीजें अब क्लियर होती जा रही होंगी आपको। अगर इसकी बात करें अपन तो यहां पे जो क्या रहता है सेंट्रल इशू इसका, determination of overall output of an economy as a whole। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो देखिएगा, पहले मैं आपको वापस इसी टॉपिक पे ले चलता हूं। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी अगर मुझे किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे किसी चीज सॉरी अगर मुझे किसी पर्सनल चीज में कोई चीजें इन्वेस्ट करनी है, एक्सपेंडिचर करना है, तो मैं मेरी रिसोर्सेज देखूंगा। अगर पूरी नेशन को कोई डिसीजन लेना है तो ऑब्वियसली नेशन क्या देखेगा? ओवरऑल इकोनॉमी में हमारे पास कितने रिसोर्सेज है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहेंगे, किस हद तक हम उनको अचीव कर सकते हैं, हमारा सस्टेनेबल आउटपुट क्या रहेगा, जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या एग्जैक्टली दैट उसके अकॉर्डिंग हमारे को आउटपुट मिल रहा है, वो सारी चीजें किस में रहेगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट ध्यान रखिएगा, डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं बट मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे हमारे पेपर में अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइंस। तो ऑब्वियसली 5 डिफरेंसेस आर सफिशिएंट, बट बी केयरफुल कि आपको आपका जो फॉर्मेट हो वो अच्छा हो, इंप्रेसिव हो, आपके हैंडराइटिंग अच्छी हो, आपके जो बेसिस स्टडी हो वो क्लियर हो, और आप जो बताना चाहें वो ऑब्वियसली आपके फॉर्मेट में पूरे आ रहे हो। तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं इसको, यू कैन यूज इट योर ऑन लैंग्वेज, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश की है कि लैंग्वेज को इतना थोड़ा सा एफिशिएंट बनाया जाए कि आप इसी लैंग्वेज को कॉपी करके भी लिख पाए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या है, पहले उसको समझिए। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब कुछ ऐसे लीगल एक्शंस या कुछ ऐसे लॉजिकल एक्टिविटीज अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में किए जाए तो क्या वो मैक्रो के लिए भी सही होंगे? इमेजिन करिए, जैसे मैं 50,000 रुपीज अर्न कर रहा हूं पर मंथ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिएगा। मैं ठीक है, मेरे एक्सपेंडिचर कम कर सकता हूं, मैं 50,000 में से मैंने 30,000 बचा लिए, मैंने मेरे एक्सपेंडिचर्स कम किए, खर्चे कम कर दिए, मैं जो भी मेरी लाइफस्टाइल जी रहा हूं मैंने इन्फीरियर गुड्स को अपना लिया, कॉस्ट एक्सपेंसिव गुड्स को डिक्लाइन कर दिया या उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। मैंने कहा नहीं, आज से हम, पहले घर में 5 किलो दूध आता था, अब हम सिर्फ 2 किलो ले रहे हैं। पहले मैं
डेयरी मिल्क सिल्क खाया करता था, अब मैं सिर्फ एक नॉर्मल से मंच से काम चला रहा हूँ या किटकैट से काम चला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं मेरा एक्सपेंडिचर कम कर रहा हूँ। मैं डेली गाड़ी कैरी किया करता था, अब मैं बाइक से प्रेफर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे खर्चे कम होंगे। अब उन खर्चों को कम करने के पीछे इंडिविजुअली मैं तो कर सकता हूँ। अगर इमेजिन करो मेरी इसी थिंकिंग को अगर ऑल ओवर नेशन अपना ले तो उसका एक इम्पैक्ट, आप तो ये कहेंगे कि सर बढ़िया है, सबके पास इनकमिंग होगी, सबके पास सेविंग्स होंगे, फ्यूचर सस्टेंस अच्छा होगा या सस्टेनेबल फ्यूचर होगा, सबके पास एक ह्यूज सेविंग बल्क में होगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा। बट एक चीज आप नोटिस जरूर करिएगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैं मेरे खर्चे कम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं मार्केट में कम इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी जो डिमांड है वो कम हो रही है। अगर मेरी डिमांड कम होगी तो मैं मार्केट कम जाऊंगा, मेरा पैसा कम खर्च करूंगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? एक अकेले बंदे से कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर मेरी तरह पूरा देश ये करने लग जाए, तो अगर पूरी इकॉनमी, पूरी इंडियन इकॉनमी इसी कंसेप्ट पे चले, तो उसका नुकसान ये होगा कि मार्केट में जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। अब मार्केट में अगर डिमांड कम होगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस नहीं आएंगे तो हमारा डेवलपमेंट तो गया जनाब। तो इन चीजों को हमें ये देखना है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लीगल एक्शन या जो लीगल एक्टिविटीज माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे की ली जाए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर भी सही साबित हो। ठीक है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं व्हाट इज लॉजिकल at the level of microeconomics may not be suitable for macroeconomics। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये कंपलसरी नहीं है, और कंपलसरी क्या, ये पॉसिबल भी नहीं है कि जो फैसले एक इंडिविजुअल बेसिस पे लिए जाएं वो नेशनल लेवल पे भी लिए जाएं। भाई मैं कह दूं भाई मुझे पार्ले जी ही खाना है, तो क्या मेरे साथ साथ पूरा इंडिया पार्ले जी खाने लग जाएगा? क्या बाकी सारे बिस्किट्स को डिक्लाइन कर दिया जाएगा? क्या सबकी चॉइसेस मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगी? नहीं जनाब, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप अपने लेवल पे फैसले ले सकते हैं, इंडिविजुअली डिसीजंस लिए जा सकते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बात करें, अगर इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो ये फैसले इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात। मैं जैसे मेरी फैमिली में मैंने रूल अप्लाई कर दिया कि भाई रात को 9 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, तो क्या पूरा नेशन ही घर से बाहर नहीं जाएगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट ये हो सकता है अगर गवर्नमेंट उस चीज को अप्लाई करे कि आफ्टर 9 o'clock एट नाइट और आफ्टर 9 o'clock इन इवनिंग कह दीजिए, नाइट कह दीजिए, कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, पैंडेमिक चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें अपन लिख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा मैक्रो लेवल पे जो फैसले लिए जाएंगे ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल लेवल पे आएंगे। जैसे वो रूल मैंने अभी कहा कि आफ्टर 8 जो है नाइट कर्फ्यू है, तो वो सब पे लागू हो गया, इंडिविजुअल पे भी हो गया, पूरी इकोनॉमी पे भी हो गया। अगर टैक्सेस गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिए तो वो सब पे लागू हो गए, इंडिविजुअल पे भी लागू हो गए, नेशनल लेवल पे भी लागू हो गए। इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया तो इंडिविजुअल पे भी लागू हो गया। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए तो इंडिविजुअल पे भी लागू हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं मैं फ्यूल यूज ही नहीं करूंगा, मैं बाइक चलाऊंगा नहीं, तो क्या नेशन नहीं चलाएगा? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इंडिविजुअली डिसीजन ले सकते हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते इकोनॉमी को। ठीक है, अगर इसको अपन लिखे तो कह सकते हैं अपन एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल ऑल्सो, यानी जो भी लीगल एक्शंस मैक्रो इकोनॉमिक्स लेगा वो माइक्रो को भी इंपैक्ट करेगा। आई थिंक डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप यू हैव टेकन द सफिशिएंट टाइम फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा, आज इस चैप्टर को पूरा करके ही दम लेंगे।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप कहेंगे सर ये स्कोप क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मोस्टली जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में पढ़ते हैं उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उनको एक्चुअल में इनका हिंदी का मतलब नहीं पता होता। तो ध्यान रखिएगा, स्कोप का मतलब होता है दायरा। बाउंड्रीज कह सकते हैं, लिमिटेशंस कह सकते हैं अपन। स्कोप की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैं यहीं से स्टार्ट आउट कर देता हूं कि ये क्या करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी बात की जाए तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नंबर 1 पॉइंट करें अपन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं हो रही है, नेशनल लेवल की बात हो रही है, कंप्लीट इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली अपन क्या कहेंगे, किसकी बात होगी कि भाई पूरी दुनिया की, सॉरी नॉट फॉर पूरी होल वर्ल्ड, बात होगी सिर्फ हमारे देश की या फिर जिस भी इकोनॉमी की बात हो रही है। तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम कि क्या जो हमारी अनुमानित नेशनल इनकम है, एस्टिमेटेड नेशनल इनकम। अगर नंबर पॉइंट सेकंड की बात करें तो ये जो वर्कआउट करेगा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। अब देखो माइक्रो की बात की जाए तो पर पर्सन इनकम की बात हो सकती है, पर पर्सन एम्प्लॉयमेंट की बात हो सकती है, हमारे घर में कितने लोग कमाने वाले हैं उनकी बात हो सकती है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे परफर करेगा, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा थ्योरी ऑफ मनी। कैश फ्लो कितना है मार्केट में, कैश लिक्विडिटी कितनी है। थ्योरी ऑफ मनी इन द सेंस अगर अपन कहें तो भाई क्रिएशन ऑफ मनी कैसे हो सकता है, मनी मल्टीप्लायर किस बेसिस पे काम करेगा, और प्राइस लेवल क्या होगा। चलिए वो तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेंगे अपन। थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो भाई क्रिएशन ऑफ मनी कह सकते हैं, मार्केट में कितना पैसा जा रहा है, किस हद तक जा रहा है, लोगों के पास कैश लिक्विडिटी कितनी है। इफ यू वांट टू रिड्यूस द कैश लिक्विडिटी देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उनको ओपन फॉर मार्केट कर देती है ताकि लोग उन एसेट्स को खरीदेंगे, मार्केट में से क्या कम हो जाएगा, कैश लिक्विडिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखें तो जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल से रिलेटेड अपन इन्फ्लेशन को भी कह सकते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई है या नहीं, अगर है तो किस हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे कैश लिक्विडिटी को रोका जा सकता है, किस तरीके से अपन मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो भाई गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट भी इसी का हिस्सा है। ऑब्वियसली अगर मैक्रो की बात हो रही है, नेशनल लेवल की बात हो रही है, गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली रोल ऑफ गवर्नमेंट भी आएगा इसमें, गवर्नमेंट बजट भी आएगा। आप ये भी कह सकते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बजट। देखो बजट से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने घर का एक्सपेंडिचर मेंटेन कर रहे हैं, आप हर महीने एक अमाउंट बना रहे हैं कि हाँ भाई हमारे महीने का एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप पूरे देश का खर्चा नहीं बना सकते हैं, आपको जब पूरे देश की बात आएगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल होगा। बजट की बात आती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल क्या होता है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली किसकी बात आती है, वो वहां पर नेशनल लेवल की बातें रहती है। तो ये थे हमारे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। दायरा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हो सकती है, एस्टिमेशन में हो सकती है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, थ्योरी ऑफ मनी हो सकता है, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन वगैरह, महंगाई वगैरह के बारे में लिख सकते हैं अपन, रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में हो सकता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, 6 पॉइंट में यहां लिख देता हूं, वो रहता है हमारा BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि अपन बात करें फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो ऑब्वियसली अगर आप ये देखिएगा कि एट प्रेजेंट अगर अपन मार्केट में बात करें तो क्या प्राइसेस हमारे हिसाब से डिसाइड होती है, नहीं, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। हम डॉलर की प्राइसेस को डिसाइड नहीं कर सकते, वो होल वर्ल्ड डिसाइड करता है, वो मार्केट लेवल डिसाइड करता है। हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन डिसाइड करती है कि क्या जो रहेगी वो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्राइसिंग रहेगी। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सामने है। नेक्स्ट टॉपिक हम हमारा देखेंगे सिग्निफिकेंस।
आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। आइए बढ़ते हैं, हियर इट इज। Significance of मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कहेंगे आप, फिर कहेंगे सिर्फ सिग्निफिकेंस का मतलब भी बता दीजिए, तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, आवश्यकता कहा जा सकता है, इंपॉर्टेंस कही जा सकती है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑब्वियसली देखिएगा, सबसे पहली बात अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की कही जाए तो ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी। इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं। ऑब्वियसली मैं बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी की क्या टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे, किस हद तक हमने उन टारगेट्स को अचीव किया है, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन किसके अंदर होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑब्वियसली क्यों जरूरत है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, फॉर ग्रोथ मैप और रोड मैप। अब रोड मैप से ये मत मतलब निकाल लीजिएगा कि सड़कों का नक्शा, नहीं जनाब, फॉर द ग्रोथ मैप यानी कितना अपन ग्रोथ करते आए थे, किस हद तक हमने ग्रोथ किया है, क्या हमारे फ्यूचर टारगेट्स रहेंगे, क्या क्या सेक्टर्स में हमें अचीवमेंट्स को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस में लेना है, क्या क्या सेक्टर्स को हमें एग्जीक्यूशंस में लेना है, वो भी किसकी इंपॉर्टेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। नेक्स्ट अगर देखें तो अपन कह सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द सेंस अब ये है कि अर्थव्यवस्था का संतुलन। ऑब्वियसली अगर अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को अगर ऐसे फैसले लेने पड़े, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था कि मार्केट में अगर कैश लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो आरबीआई क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, आरबीआई कहेगी जनाब आप क्या करो, मार्केट में कैसे भी करके कैश लिक्विडिटी को कम करो। तो कम करने के पीछे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स है, गवर्नमेंट की जो फिक्स्ड एसेट्स है, गवर्नमेंट उनको ओपन फॉर सेल करेगी। तो पब्लिक के पास, जिनके पास भी पैसा होगा वो खरीदेंगे, तो लोगों के पैसे किसके पास आ जाएंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास में। तो वो क्या रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक संतुलन बनाए रखने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होना काफी ज्यादा जरूरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस भी इसी का हिस्सा है, बीओपी, जिसको अपन कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसीज है, किन किन लेवल पे हमारे पास कैश लिक्विडिटी है ना, ये सारी चीजें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी भी इसी का हिस्सा है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी का मतलब ये नहीं है कि ये गरीबी का गरीबी के पीछे ये रीजन है, नहीं। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी यानी कि क्या क्या रीजंस है या क्या क्या समस्याएं आ रही है हमारे सामने जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, पॉवर्टी को फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही है, ठीक है ना। तो उन चीजों के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि अपन सस्टेनेबल अचीवमेंट की तरफ बढ़ सकें, ये देख सकें कि किन सेक्टर में हमें वी नीड टू इंप्रूव मोर, हमें क्या सुधार करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर्मेशन पॉलिसी। फॉर्मेशन पॉलिसी यानी कि ओवरऑल हमने क्या टारगेट्स किए थे, किस हद तक हमने उनको अचीव किया, हमने उनको सही ट्रैक किया या नहीं किया, सही ट्रैक पे अपन चल रहे हैं या नहीं चल रहे, किस हद तक हमने उनको अचीवमेंट्स में लिया है, ये फॉर्मेशन पॉलिसीज है। अगर हम उनको सक्सीड नहीं कर पा रहे या किसी वजह से हम उनको अचीव नहीं कर पा रहे तो हमने क्या खामियां की थी, हमसे क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो फॉर्मेशन पॉलिसी भी इसकी इंपॉर्टेंस है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सही मायने में जैसे हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ,
अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही उसका मीडियम हो सकता है कि अपन ये देख पाए कि किस हद तक हमने अचीव किया। ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नियर अबाउट जितने भी चैप्टर के अंदर टॉपिक्स है हमने सबको टचअप किया है, और यही 3 से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके बोर्ड्स में रहेगा। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। इफ यू लाइक द क्लास, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट्स from these classes, so please don't forget to like, subscribe, comment and share. Thanks a lot. Have a great day. Stay safe, stay at home.